हेलो स्टूडेंट्स। क्लास के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर 2 में हमारा सामने जो क्वेश्चन है वो है हाउ डज इंटरनेट वर्क्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटरनेट नेटवर्क के विषय में समझने की कोशिश की थी। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर इंटरनेट काम कैसे करता है। तो इंटरनेट में जब भी कोई नेटवर्क हम बनाते हैं तो ये तो क्लियर हो गया कि बहुत सारे उसमें सिस्टम होंगे और इसी में से कोई एक सिस्टम हमारा अपना पीसी भी होगा। अब ये सारे किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े होंगे, हम ये मान के चल रहे हैं। ये भले ही अलग अलग नेटवर्क हों, उस नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर हों, लेकिन अगर हम यूजर हैं तो यूजर किसी न किसी सर्वर के साथ काम करेगा। मतलब इंटरनेट के फंक्शनलिटी का सबसे बड़ा कारण है कि कोई ना कोई एक सर्वर होगा और इस सर्वर से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे दुनिया में सबसे पब्लिक डोमेन में अगर पॉपुलर सर्वर की बात करें तो हम गूगल के सर्वर को मान सकते हैं। गूगल तो आपने देखा है। अब ईमेल अकाउंट हम बनाते हैं तो हमारा ईमेल अकाउंट कहाँ रखा जाता है? गूगल के सर्वर पर रखा जाता है। अब जब भी अपने ईमेल अकाउंट की ज़रूरत होती है तो हम इस सर्वर के पास जाते हैं, उसको रिक्वेस्ट करते हैं। तो एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है पूरे इंटरनेट का वो दो टर्म पर डिपेंड करता है। एक होता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर। इंटरनेट में जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं वो या तो क्लाइंट है या सर्वर है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहले हम क्लाइंट की बात करें, जैसे अगर यूजर है तो इसको हम क्लाइंट बोल सकते हैं। क्लाइंट कहने का मतलब स्टैंड एलोन मशीन जो किसी सर्विस के लिए सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा। क्लाइंट्स आर पीसीज, पीसी में पर्सनल कंप्यूटर या सिंपल कंप्यूटर की बात आप समझ लें। रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड डिस्प्ले द रिजल्ट सेंट बाय द सर्वर। कोई भी काम होगा ये सर्वर के पास जाएगा, सर्वर से डेटा को लाएगा, यहाँ डिस्प्ले करेगा। जैसे अपने मोबाइल में ही अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन खोजना चाहते हैं किसी स्कूल के विषय में, कॉलेज के विषय में, गवर्नमेंट एजेंसी के विषय में, तो हम क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पर जाते हैं। अगर मान लेते हैं मेल चेक करना तो हम क्या करते हैं google.com के पास जाते हैं। तो google.com क्या है? वो सर्वर ही है गूगल का। गूगल का कॉमर्शियल सर्वर है google.com। और उस google.com के पास हम जाते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने मेल आईडी के थ्रू अपने मेल बॉक्स को चेक करने के लिए। तो ये हमने जो रिक्वेस्ट किया तो क्या है? रिक्वेस्टर है, इसका मतलब हम क्लाइंट हैं। और सर्विस प्रोवाइडर कौन है? तो सर्वर है। सर्वर आर पावरफुल कंप्यूटर, दे सर्व द क्लाइंट विथ सर्विसेज विच आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इस सिस्टम के पास जितने भी सर्विस अवेलेबल होंगे उस सर्विस को ये प्रोवाइड करेगा क्लाइंट के लिए या यूजर के लिए। तो पूरे इंटरनेट का मोटे तौर पर कॉन्सेप्ट ये है कि एक सिस्टम कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट करता है और एक सिस्टम कहीं ना कहीं है जिसको हम सर्वर बोलेंगे, वो उस रिक्वेस्ट को पूरा करता है। ठीक उसी तरह जैसे घर परिवार में अगर आप बात करें तो क्लाइंट के कौन है? जितने सारे बच्चे हैं सब क्लाइंट हैं। सबका अलग अलग डिमांड है, अलग अलग रिक्वेस्ट है। कोई बच्चा कहता है कि पापा हमारे लिए कपड़ा ले लाइएगा, हमारे लिए बर्तन ले लाइएगा, हमारे लिए बुक लाना है, हमारे लिए पेंसिल लाना है, पेन लाना है। ये सारे रिक्वेस्टर है, रिक्वेस्ट करते हैं। और सर्विस कौन देता है? पापा जी देते हैं। तो पापा जी का जो रोल है घर में वो सर्वर का है, वो सर्विस देते हैं सबको बारी बारी से, जितना ज़रूरत होगा, जितना क्षमता है वो अपने बच्चों के लिए सर्विस देते हैं। तो उसी तरह कंप्यूटर में भी जो पावरफुल कंप्यूटर है वो सर्वर है, वो सारे नेटवर्क को सर्विस प्रोवाइड करेगा। और क्लाइंट का काम है सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करना, और सर्विस अगर फुलफिल होता है, सर्वर से कुछ उसके लिए रेस्पॉन्स आता है तो उसको फिर अपने कंप्यूटर में लाना और यूजर को डिस्प्ले करके दिखाना, उसका रिजल्ट दिखाना। जैसे अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड में हम क्या है? क्लाइंट है। और सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड है तो उसके पास अपना सर्वर है। हम फॉर्म भरना चाहते हैं तो अपने क्लाइंट मशीन से जाते हैं, उसके सर्वर पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं कि हम बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उसके बाद जो भी सर्विसेज होगी उसके आधार पर वो एग्जामिनेशन का इंतज़ाम करेंगे, व्यवस्था करेंगे, आपके सेंटर का डिसाइड करेंगे, एग्ज़ाम लेंगे, रिज़ल्ट पब्लिश करेंगे। रिज़ल्ट पब्लिश करने के बाद वो सर्वर पर रखा जाएगा। अब फिर जब हमको रिज़ल्ट देखना होगा तो हम अपने सिस्टम से, अपने पीसी के थ्रू, अपने लैपटॉप के थ्रू, अपने स्मार्टफोन से इन सीबीएसई बोर्ड के
साइट पर जाएंगे, उनके सर्वर के पास जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा ये पर्टिकुलर रोल नंबर है, हमारा ये डेट ऑफ बर्थ है, हमारा रिजल्ट आप दिखला दीजिए, तो रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटरनेट का, जिसमें सर्वर और क्लाइंट दो ही मशीन है। सर्वर का काम है सर्विस प्रोवाइड करना, क्लाइंट का काम है सर्विस रिक्वेस्ट करना। इसी का बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, आपके बुक में भी बना हुआ है कि सर्वर क्या करेगा। ये देखिए क्लाइंट है, क्लाइंट एक से अधिक हो सकते हैं, क्लाइंट ए भी रिक्वेस्ट कर सकता है, बी भी रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर आप कहें तो बी के पास भी स्टैंड अलोन है, अपना चैनल है, वो अपने चैनल से रिक्वेस्ट करेगा। तो जब भी कोई भी क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर का काम है सर्वर वैलिडेट एक्शन एंड कैलकुलेट न्यू वर्ल्ड स्टेट। कहने का सीधा मतलब है कि सर्वर सबसे पहले जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे आप ईमेल देखना चाहते हैं सर्वर के पास, google.com के पास, जीमेल के पास, तो आप जो ही जाते हैं तो क्या आपका मेल बॉक्स खोल देता है? नहीं खोलता है। वो बोलेगा कि ठीक है आप अपना यूजर नेम दीजिए, उसके बाद आप अपना पासवर्ड दीजिए। यूजर नेम और पासवर्ड अगर सही आपने दिया तो ये क्या किया, वैलिडेट कर लिया कि ना आप सही आदमी हैं, आपका अपना अकाउंट है और आप उसके ओनर हैं। उसके बाद उससे जो भी सर्विस आप चाहें उसको ले सकते हैं। आपका इनबॉक्स में क्या है, मेल किसी को भेजना है, मेल रिसीव करना है, कुछ देखना है, उसके फाइल को डाउनलोड करना है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो आप कर सकते हैं। शर्त यही है कि आप एक वैलिडेशन से गुजरना होगा। वो वैलिडिटी चेक करेगा कि आप सही है या नहीं। तो सर्वर सिर्फ सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन का भी काम कर रहा है कि यूजर प्रॉपर है कि नहीं, और प्रॉपर यूजर है तब भी उसको सर्विस मिलेगी, अदरवाइज वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पर दो क्लाइंट की बात हम कर रहे हैं। क्लाइंट दो क्या 200 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं। जैसे रेलवे की बात करें तो एट ए टाइम 50,000 1 लाख लोग सर्विस लेने की कोशिश करते हैं, रिजर्वेशन कराना चाहते हैं। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग उस सर्वर पर एक्सेस करते हैं। गूगल के पास सोचिए वर्ल्ड वाइड ईमेल अकाउंट लोग चेक करने जाते हैं। तो कितना बड़ा सर्वर, कितना पावरफुल मशीन होगा जो लाखों लोगों को इंस्टेंट सर्विस देता है। ऐसा नहीं बोलेगा कि अभी ईमेल चेक करना है तो आप परसों आइएगा, आज हम नंबर लगा देते हैं। नंबर लगाने वाली बात नहीं होती है, इंस्टेंट सर्विस देता है, रियल टाइम में सर्विस प्रोवाइड करता है। इसलिए आप सोचिए कि हमारे कंप्यूटर से ये लाख गुना पावरफुल कंप्यूटर होगा गूगल का, जिस पर लाखों लोग हर समय अपना ईमेल में लॉगिन कर रहे हैं, अपने साइट को विजिट कर रहे हैं, वेबसाइट पर आप जा रहे हैं। वेबसाइट का जितने भी सर्वर बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर हैं, तो अकॉर्डिंग टू लोड उनकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, लेकिन वो जितना पावरफुल सिस्टम हम लगाएंगे उतनी ही अच्छी सर्विस एक सर्वर दे सकता है। और क्लाइंट में छोटा सा मशीन है, इसको बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना होता, क्योंकि एक रिक्वेस्टर सॉफ्टवेयर लगा देंगे, ये रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर सर्विस आएगा तो उसको प्रोसेस्ड आउटपुट मिलता है। इनको प्रोसेस भी नहीं करना, केवल ये इनपुट आउटपुट की तरह बिहेव करता है। तो वर्क स्टेशन छोटे पावर का कंप्यूटर होता है, जबकि सर्वर बहुत ही पावरफुल सिस्टम होता है। और यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटरनेट का। तो इंटरनेट में सबसे पहले हमने नेटवर्क अलग अलग बनाया, उन नेटवर्क को आपस में जोड़ दिया, और उसके बाद उनकी कैटेगरी डिसाइड कर दी कि कौन सर्वर की तरह बिहेव करेगा, कौन क्लाइंट की तरह बिहेव करेगा। क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर सर्विस देगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसमें और आगे इस पर डिस्कशन जारी रखते हैं। पहले इसको हम मिटा लेते हैं तो फिर कंटिन्यू करते हैं। अब जरा सा और आगे बढ़े हम लेक्चर में। सबसे पहले अब यहाँ पर दो बातें हैं कि ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू केबल और सैटेलाइट। देखिए कंप्यूटर जैसे एक मान लेते हैं, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक छोटा सा नेटवर्क यहाँ भी हमने बना रखा है। अब इस नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए जो फिजिकली एक्सेसिबल है, हमने क्या किया है, ये केबल है, ये जो यहाँ पर हमने बनाया है ये क्या है, केबल है। ये भी केबल है, ये भी केबल है, ये भी केबल है। तो ये केबल के थ्रू जुड़ा रहेगा। दूसरा है कि मान लेते हैं ये बहुत दूर है, हमने यहाँ पर दिखाया, मान लेते हैं ये हज़ारों किलोमीटर दूर सिस्टम है, तो हज़ारों किलोमीटर का केबल तो नहीं लगा सकते। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि इसके लिए ये है हमारा सैटेलाइट, यहाँ पर लिखे हुए हैं हम सैटेलाइट। तो सैटेलाइट जो है वो एक्चुअल में, ये हम जानते हैं कि हमारे अर्थ के ऊपर में सैटेलाइट एस्टेब्लिश किया गया है, और यहाँ धरती से हम एक पावरफुल एंटीना से सैटेलाइट को सिग्नल भेजते हैं और सैटेलाइट के थ्रू दूसरे को जोड़ सकते हैं।
तो कंप्यूटर जितने भी ग्लोबल लेवल पर जुड़े हुए हैं वो या तो डायरेक्ट केबल से जुड़े हुए हैं, ये केबल कॉपर केबल हो सकते हैं, कोएक्सियल केबल हो सकते हैं, या फिर आप कहें तो फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकता है, और नहीं तो सैटेलाइट के थ्रू हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले ऐसा काम करेंगे कि हमको ये तो समझ में आ गया कि जो भी कंप्यूटर पूरी दुनिया में है, हमको भले दिखता है वो काफ़ी दूर है, लेकिन कहीं न कहीं वो किसी न किसी वाया मीडिया से वो जुड़ा हुआ है हमसे, तभी हम उस कंप्यूटर तक अपने मैसेज को भेजते हैं और कंप्यूटर से डेटा वापस लेते हैं ताकि हम अपने कंप्यूटर पर डिस्प्ले कर सकें। तो चाहे वो केबल से जुड़ा हो या सैटेलाइट से जुड़ा हो, किसी न किसी रूप में ज़रूर जुड़ा होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि ऑल कंप्यूटर्स हैव ए कॉमन प्रोटोकॉल्स फॉर कम्युनिकेशन। जब भी कंप्यूटर के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होगा तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर तो बहुत तरह के होते हैं, कुछ नए कंप्यूटर हैं, पुराने कंप्यूटर, कोई 10 साल पुराना कंप्यूटर, कोई अभी करंट का कंप्यूटर है, कोई 5 साल पहले का है। तो सारे कंप्यूटर एक जैसे तो नहीं हो सकते हैं, सबका कैपेसिटी भी अलग अलग होगा। लेकिन जब भी कम्युनिकेशन की बात आएगी, इंटरनेट कम्युनिकेशन की बात आएगी, तो हम इस बात का विशेष ख्याल रखते हैं कि ये सारे कंप्यूटर आपस में कोई ना कोई एक सेट ऑफ रूल, कॉमन सेट ऑफ रूल से हो, मतलब सब पर वो कॉमन सेट ऑफ रूल प्रोटोकॉल लागू हो, ताकि कम्युनिकेशन में किसी भी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से हम डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। और इस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए हम देखिए दो प्रोटोकॉल है सबसे पावरफुल। अगर इंटरनेट की बात करें तो पहला प्रोटोकॉल है टीसीपी, शॉर्ट में हम बोलते हैं, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब देखिए क्या होता है, मान लेते हैं एक फाइल है हमारे पास, फाइल तो आप समझ रहे हैं, फाइल कहने का मतलब आप कंप्यूटर में गए, नोटपैड, वर्डपैड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने अपना नाम लिखा, डेट ऑफ बर्थ लिखा, फादर्स नेम लिखा, इस तरह से अपना इन्फॉर्मेशन खास करके एक बना दी, बायोडेटा अपना बना लिया, आपने अपना इन्फॉर्मेशन बना लिया। इसकी जगह पर आप नोट भी बना सकते हैं बुक का। तो ये पूरा फाइल जो नोट आपने बनाया है, इसकी कैपेसिटी हो सकता है 10 किलोबाइट हो। अब जरा सा आप विचार कीजिए कि 10 किलोबाइट का फाइल अगर कंप्यूटर ए से कंप्यूटर जे तक या कंप्यूटर आई तक भेजा जाए, तो ऐसा तो कोई व्यवस्था नहीं है कि इस फाइल को उठा करके ले जाकर वहाँ रख देंगे, ऐसा व्यवस्था नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो कॉपर केबल है, केबल के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा। हम जो भी फाइल बनाते हैं कंप्यूटर में वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, तो उस फॉर्म में ये एक्चुअल में पूरे फाइल को अगर हम देखें, अगर इमेजिन करें, तो इस तरह के पैटर्न में वो पूरा फाइल बना होगा, 01010101010101, इस तरह का कोई फॉर्मेट होगा। ये फाइल हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमारा जो फॉर्म है ये कहीं न कहीं बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया कंप्यूटर के द्वारा। तो इस फाइल को जब एक जगह से दूसरी जगह हम कन्वर्ट करेंगे, तो इस पूरे फाइल को एक बार ले जाना संभव नहीं है। हम क्या करते हैं, इस फाइल को छोटे छोटे पैकेट में पहले कन्वर्ट करते हैं, और हो सकता है ये फाइल 1K का पैकेट हो। तो आप समझ लेते हैं कि 1K का अगर कोई पैकेट है, तो इस तरह के कितने पैकेट बनाने पड़ेंगे 10K फाइल में? 10 पैकेट की ज़रूरत होगी। तो ये फाइल को छोटे छोटे पैकेट में बांटने का जो तरीका है वो बताएगा टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बड़े से बड़ा फाइल को छोटे छोटे पैकेट में हम पहले डिवाइड करते हैं, और इस पैकेट को हम इंटरनेट पर बारी बारी से ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था को हम बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग के थ्रू हम आसानी से डेटा को एक जगह से दूसरे जगह छोटे छोटे पैकेट बना लिए, उसको भेज दिए, सोर्स से डेस्टिनेशन पर चला गया। और दूसरा काम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए जितने भी कंप्यूटर हैं इनका कोई ना कोई नाम या यूनिक आईडी तो होगा, जैसे बच्चों का रोल नंबर होता है, तो यहाँ पर रोल नंबर आप एक तरह से मान सकते हैं, लेकिन डिजिटल फॉर्मेट में होता है। और ये जैसे मान लेते हैं 01, 02, 03, इस तरह से हम रोल नंबर दें, तो कहीं ना कहीं 8-10 कंप्यूटर है तो 10, 11 तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा विचार कीजिए कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर का यूनिक रोल नंबर, पूरी दुनिया में कितना कंप्यूटर है, एक एक घर में 2-2, 4-4 कंप्यूटर होता है, पूरे वर्ल्ड वाइड का कंप्यूटर यूनिक नंबर अगर दिया जाए, तो उसी नंबर को हम बोलते हैं आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये खास करके बाइनरी बिट में 32 बिट का होता है। ये कितना बिट का होता है? 32 बिट का। और ये 32 बिट 4 ऑक्टेट में बटा होता है।
अब जैसे 132, 178, 01, 110, अब ये 3 लेटर में हम लिख रहे हैं और हर लेटर 8 बीट में लिखा जाता है। ये 8 बीट में होगा, ये भी 8 बीट में होगा, ये भी 8 बीट में होगा, ये भी 8 बीट। तो ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस भी हमने नंबर में लिखा है, लेकिन एक्चुअल में इसको जब बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो एक्चुअल डिजिट आपको बाइनरी में पता चल जाएगा कि ये इसका आईपी एड्रेस क्या है। और हर कंप्यूटर का इस तरह का एक यूनिक एड्रेस होगा, ताकि हम कोई भी कंप्यूटर किसी यूनिक एड्रेस पर को एक्सेस करे। सर्वर का भी अपना होगा, वर्क स्टेशन का भी होगा, जो भी डिवाइस इंटरनेट पर है उनका एक आईपी एड्रेस होगा, वो यूनिक होगा पूरी दुनिया में। जैसे ईमेल एड्रेस आपका यूनिक है, आपके ईमेल एड्रेस पर दुनिया का कोई भी दूसरा ईमेल आईडी नहीं बन सकता पर्टिकुलर सर्वर पर। अगर गूगल में हम बात करें तो गूगल में एक ही ईमेल आईडी के 2 पर्सन नहीं हो सकते, एक पर्सन के लिए एक आईडी होगा। ठीक उसी तरह यहाँ भी डिजिटल फॉर्मेट में हम एक यूनिक एड्रेस हर कंप्यूटर के लिए बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो पूरे फाइल को छोटे छोटे पैकेट में बांटना है, जिसको पैकेट स्विचिंग हम बोल रहे हैं। तो पैकेट में डिवाइड किए, यूनिक एड्रेस को हमने आइडेंटिफाई किया और मैसेज को भेज दिया। आसानी से कंप्यूटर से जो भी एड्रेस है उसमें एड्रेस पर आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे पोस्ट ऑफिस में हम क्या करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, उसमें अपना एड्रेस दे देते हैं और जिसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस दे देते हैं, पैकेट सील करते हैं, पोस्ट ऑफिस को दे देते हैं। पोस्ट ऑफिस को कंटेंट से मतलब नहीं है, लेकिन एड्रेस पर जाकर पहुंचा देता हो। वही काम इंटरनेट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। ये आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए, इंटरनेट में फिजिकली कुछ और डिवाइस लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि 2 कंप्यूटर लिया हम आपस में जोड़ लिए। अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा इसको हम जरा रब कर लें तो फिर बताते हैं आपको। आप सोचिए कि 2 कंप्यूटर है, हम अलग बना लेते हैं, और ये कंप्यूटर है X और Y। इन दोनों को हमने केबल से जोड़ दिया। आपने कभी सोचा है अगर एक केबल 10 किलोमीटर दूर हो, 10 किलोमीटर का तार तो ले जाना बड़ा कठिन काम है, फिर भी हम लेके चले गए, हमने केबल खरीदा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट हुआ और हमने केबल जोड़ दिया। हमारा जो सिग्नल है जिसको हम भेजना चाहते हैं वो इस तरह के फॉर्मेट में होता है। डिजिटल फॉर्मेट है, ये 0-1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब सोचिए कि यहाँ पर ये सिग्नल अगर X से चलता है तो हो सकता है Y के पास आने पर ये कुछ इस तरह का सिग्नल हो जाए और Y इस सिग्नल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करे, बोले कि ये इतना पावरफुल सिग्नल था, ये छोटा छोटा सिग्नल है, हमको पता नहीं चल रहा है कि 0 है कि 1 है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक डिवाइस हम लगाते हैं। इस डिवाइस को हम बोलते हैं रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, ये सिग्नल अगर इस तरह का हो जाए, एक निश्चित लिमिट से छोटा हो जाए, तो इमीडिएट इसको फिर से अपने लिमिट पर पहुंचा देगा, ताकि Y के पास सिग्नल वही पहुंचे जैसा हमने भेजा है। मतलब पावर लॉस अगर बीच रास्ते में होता है सिग्नल का, तो उसको रिपीटर के सहयोग से हम क्या करेंगे, इम्प्रूव कर देते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एम्पलीफायर में क्या होता है, आवाज़ बढ़ा लेते हैं हम एम्पलीफायर लगा के, तो यहाँ भी सिग्नल को इम्प्रूव कर लेते हैं। लेकिन रिपीटर एम्पलीफायर नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। रिपीटर स्पेशल डिवाइस है जो सिग्नल को अपने पहले की स्थिति में मेंटेन कर देता है। वो बढ़ाता, वो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा, जैसा सिग्नल आएगा उतना ही रखेगा। सिग्नल का जो लेवल है 5 वोल्ट का, वो ऐसा नहीं कि 15 वोल्ट कर देगा, वो सिग्नल उतना ही रखेगा, ताकि अगर बगल में ही डिवाइस हो तो उसको भी सिग्नल मिल जाए, और कोई दूसरे काफ़ी दूर यहाँ से हो तो उसको भी सिग्नल मिल जाए। सिग्नल का एक जो लिमिट है उससे ना ऊपर क्रॉस करे ना नीचे क्रॉस करे, एक निश्चित लिमिट में सिग्नल यहाँ भी मिल जाए, थोड़ी दूर है तो वहाँ भी सिग्नल सफिशिएंट मिले। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा देंगे कि यहाँ पर इस सिग्नल को इतना बढ़ा दिए कि इसको रिसीव करने में दिक्कत हो, ये प्रॉब्लम हो जाए, ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं करते। तो रिपीटर सिग्नल को अपने प्रीवियस स्टेज पर मेंटेन करता है। दूसरी डिवाइस है राउटर। देखिए राउटर का क्या काम है कि यहाँ से सिग्नल चला, मान लेते हैं यहाँ से सिग्नल आ रहा है, यहाँ पर हमने लगाया राउटर। जब यहाँ से सिग्नल आया और मान लेते हैं इस सिग्नल को, यहाँ कोई फाइल है F, इसका डेस्टिनेशन है A, तो यहाँ से आप देखिए कि A के पास आने के बहुत सारे रास्ते हैं। इधर से आ सकता है,
इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, मतलब अलग अलग रास्ते हैं। तो इस रास्ते के रूट को कैसे डिसाइड किया जाए, कौन सा बेस्ट रूट होगा सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच, ये कैलकुलेशन का काम करता है राउटर। राउटर रन टाइम में डिसाइड करता है कि ये पाथ ठीक है कि ये पाथ ठीक है। ये व्यवस्था ठीक उसी तरह काम करता है जैसे आप अपने घर से स्कूल के लिए चले, तो घर से स्कूल जाने के लिए 2-4 रास्ते होते हैं। अब हमारे लिए जो सूटेबल रास्ता है, अगर हम पैदल जा रहे हैं तो सबसे नज़दीक वाला रास्ता पकड़ेंगे, साइकिल से जा रहे हैं तो थोड़ा घूम के भी जाना हो तो चले जाएंगे, मोटरसाइकिल है तो और थोड़ा घुमा करके लाएंगे, अच्छे रोड से जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम में कौन सा बेस्ट रूट है हमारे लिए, ये डिसीजन तो करना पड़ता है, जो हम सेल्फ नॉलेज के बल पर, इंटेलिजेंस के बल पर करते हैं। कंप्यूटर में यही काम करता है राउटर। राउटर वो डिवाइस है जो बेस्ट सूटेबल रूट को डिसाइड करता है कि इंटरनेट में पूरी दुनिया के कंप्यूटर में है, लेकिन ए से जी के पास, आई के पास जाने का बेस्ट रूट कौन सा है, वो उसका सिलेक्शन करेगा। और शॉर्टेस्ट पाथ हम ले लिया, पाथ ब्रेक है, डेटा नहीं जा रहा है, तो दूसरा पाथ अल्टरनेटिव लेना पड़ेगा। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव पाथ में किसी एक पाथ बेस्ट सूटेड रूट को डिसाइड करने का काम राउटर करता है। तो हम देख लें कि रिपीटर कैसे काम करता है, राउटर कैसे काम करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या काम है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम क्या है, और किस तरह से इंटरनेट काम करता है। बेसिकली आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, इसको समझ लीजिए। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, जब तक क्लियर कट समझ में नहीं आए तब तक देखिए। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप अपना प्रॉब्लम ज़रूर लिखें, ताकि हम उसको और भी बढ़िया से एक्सप्लेन करके आपको बताते। तब तक वीडियो आप देखें और सीखने की कोशिश करें। अभी के लिए यहीं पे विराम करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।